Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And today we will be starting with the new alphabet, that is alphabet N. So with this, let's begin with our today's lecture with the first idiom, which says nail biting. नेल बाइटिंग सबको पता है कि एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बैड हैबिट होती है एंड इट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो डू व्हेन दे आर क्वाइट कह सकते हो कि जब थोड़े घबराए हुए होते हैं तब नेल बाइट करना शुरू कर देते हैं या फिर थोड़े खुश होते हैं तब नेल बाइटिंग शुरू कर देते हैं, तो वैसा ही कुछ सिचुएशन है. सो नेल बाइटिंग का यहाँ पर ईडियम में मतलब क्या होगा? एन एक्ट जो कि सस्पेंसफुल होगा. ठीक है, तो आप लिख सकते हो सस्पेंसफुल. ठीक है, तो कोई भी ऐसा है जो कि सस्पेंसफुल होगा, जिसके अंदर सस्पेंस भरा हुआ होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? नेल बाइटिंग. अब इसी के लिए मेरे पास सेंटेंसेस जो दिमाग में आ रहे हैं. पहला तो सेंटेंस ये है कि जो मूवी थी उसने ऑडियंस को एंड तक रखा. ऑडियंस एंड तक बने रहे मूवी के, तो ऐसी मूवी के बारे में आप लिख सकते हो, या फिर हम किसी भी मैच के बारे में लिख सकते हैं. ठीक है, तो मूवी के बारे में आप लिखना आई एम फ्रेमिंग द सेंटेंस ऑन बेसिस ऑफ द मैच. The final match was nail biting with score tied until end. It's end कर लो. ठीक है, तो मतलब जो आपका फाइनल मैच था वो जो फाइनल मैच था दैट वाज नेल बाइटिंग विद स्कोर टाइड अंटिल एंड. ये मैंने मैच के ऊपर बनाया. जो आप सेंटेंस फ्रेम करोगे, यू विल बी फ्रेमिंग इट ऑन बेसिस ऑफ, आई विल से या ऑन बेसिस ऑफ मूवी. बहुत सारी मूवीज ऐसी आती है जो कि बहुत ज्यादा सस्पेंस होल्ड करके रखती है, तो आपको उसी से रिलेटेड सेंटेंस फ्रेम करना है और ये आपका रहेगा क्या? होमवर्क. ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड होमवर्क सा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी सा है. मूवी के ऊपर बहुत सारी मूवी, इंस्टेड यू कैन कमेंट मी डाउन जो कि मूवी मेरा एंड तक सस्पेंस रोक के रख सके. ठीक है, तो यू कैन कमेंट, यू कैन सजेस्ट मी अ मूवी एज वेल एंड ऑफर फॉर यू ऑल. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव the second idiom which says neck and crop, जिसको बोलते हैं कंप्लीटली. कंप्लीटली मतलब कह सकते हो कि पूरी तरीके से, या फिर नेक गर्दन एंड जस्ट क्रॉप इट, तो काट दो गर्दन पूरी तरीके से. आप इसको याद कैसे करोगे? काट दो गर्दन पूरी तरीके से. ये याद करने का तरीका है, इसका मतलब ये नहीं है पूरी तरीके से इसका आंसर हो सकता है, बट काट दो गर्दन पूरी तरीके से शैल बी योर, वी कैन से द होल थिंग, कि जिसको आप याद कर सकते हो या जो भी है. तो याद करने का क्या है? काट दो गर्दन पूरी तरीके से. So we can say that the company removed the employees neck and crop. मतलब कोई ऐसी कंपनी थी जिसने अपने एम्प्लॉयज को क्या किया? अपने एम्प्लॉयज को रिमूव कर दिया, या फिर रिमूव की जगह पर आप कह सकते हो फायर्ड. ठीक है, और ऐसा कब किया? या तो उन्होंने कोई स्कैंडल पकड़ लिया होगा, मे बी उस बेसिस पर कर दिया, या फिर आप कह सकते हो कि कंपनी थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, कॉन्स्ट्रेंट्स चल रहे थे थोड़े फाइनेंशियल, उस वजह से कर दिया. तो अगर आपको रीजन लिखना है, वैसे तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, बट इफ यू वांट टू मेक इट इवन मोर बेटर, तो आप यहाँ पर सेंटेंस आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए व्हाट यू कैन राइट, रिमूव कर दिया बिकॉज ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड स्कैंडल एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन दैट स्कैंडल. ठीक है, तो वैसे करके यू कैन जस्ट
यू कैन जस्ट वी कैन से कंटिन्यू विद द सेंटेंस, या फिर आप कह सकते हो क्या, आप कह सकते हो शी cleaned out her closet and threw her old clothes out neck and crop. ठीक है, तो नेक एंड क्रॉप मतलब पूरी तरीके से जब भी आप अपने घर में सफाई करते हो, अभी हाल फिलहाल में दिवाली गई है, तो दिवाली की जब भी सफाई की होगी तो सारा पुराना कचरा, सारी चीज़ें, सामान वामान सब आपने निकाल करके बाहर फेंक दिया होगा। तो बस उसी से रिलेटेड आई हैव फ्रेम सेंटेंस जो कहती है काट दो गर्दन पूरी तरीके से। ठीक है, इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज द थर्ड वन विच सेज नेक ऑफ वुड्स। नेक ऑफ वुड्स, जब भी आपने देखा होगा कि जो आपकी वुड्स होती हैं, देखो वुड्स बनाने के लिए आई विल बी यूजिंग somewhat a brown color, ओके। सो जो वुड्स होती हैं दे आर समवॉट लाइक दिस। ठीक है, लॉग्स बना लो, ये लॉग्स होते हैं वुड्स के। तो वेन एवर दे आर केप्ट, तो वो ऐसे रखी रहती हैं, ऐसी रखी रहती हैं। कभी लॉग्स देखे हैं रखे हुए तो वो ऐसे ही रखे मिलेंगे आपको। इससे ज्यादा तो और कोई तरीका नहीं होता ना लॉग्स रखने का। दीज आर व्हाट, दीज आर लॉग्स ऑफ वुड्स, लॉग्स ऑफ वुड। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे लकड़ियां रखी हुई तो आपको ऐसे तरीके से रखी हुई मिलेंगी वुड्स। तो मतलब ये देख सकते हो कितना ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के। तो इसी से हमने बनाया क्या, नेबरहुड, नेबर। ठीक है, तो नेक ऑफ वुड्स का मतलब क्या हो गया कि जो वुड्स हैं वो बहुत ज्यादा पास में रखी हुई हैं। ठीक है, तो नेक ऑफ वुड्स जैसे आप देख सकते हो वुड्स एकदम पास में रखी हुई है, तो इसी की वजह से आपको क्या समझ में आ गया, नेबर के बारे में समझ में आ गया। तो नेक ऑफ वुड्स का मतलब क्या हो गया, या तो आप नेबर कह सकते हो या फिर इसको नेबरहुड भी कह सकते हैं, हुड। ठीक है, तो अगर हमें इसी से रिलेटेड सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आता है तो हम क्या कह सकते हैं, I am, I hope this is very clear to you all. Let me just erase it, or we can shift it as well. Select. I am heading to the park. Are you in neck of woods? मतलब हम पार्क जा रहे हैं, क्या आप नेबरहुड में हैं, तो आप भी हमारे साथ चलो। मोस्टली बहुत सारे लोग बोलते होंगे अपने फ्रेंड्स को ये सब चीज़ें, तो उसी से रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड। ठीक है, तो या तो आप ये कह सकते हो या फिर हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट वी कैन से दैट इफ यू आर इन neck of woods, want to grab coffee। ये सिर्फ चीजें पूछने के लिए होता है कि अगर पास में हो तो आ जाओ जरा मजे कर लेते हैं, कि आप बहुत दूर दूर शहर में अभी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो रहते हैं बहुत दूर दूर, तो बस उसी से रिलेटेड हमने चीजें या फिर सेंटेंसेस जो है वो हमने फ्रेम कर लिया है। तो नेक ऑफ वुड्स को आप कैसे याद करोगे, इस ड्राइंग के जरिए, कि जितने भी आपने लॉग्स देखे हैं वो बिल्कुल पास पास चिपके चिपके रहते हैं, मतलब एक दूसरे के नेबर में रहते हैं।
तो उसी से रिलेटेड आपने क्या याद कर लिया, ये जो नेक ऑफ वुड्स है आपने ऐसे इसको याद कर लेना है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द फोर्थ इडियम फॉर टुडे व्हिच सेज नीदर फिश नॉर फाउल। जो आपने सुना होगा ना घर का ना घाट का जो रहता है, ठीक है, तो वैसा कुत्ता जो घर का ना हो ना घाट का हो, मतलब किसी भी कैटेगरी में आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अनएबल टू क्लासीफाई इट या कैटेगराइज, टू बी कैटेगराइज या फिर आप कह सकते हो टू बी क्लासिफाइड। नाउ in order to frame its sentence, we can say that the hybrid device is neither fish or fowl as it bears the features of both laptop and tablet। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा आपने डिवाइस जो है, आपने ऐसा डिवाइस लिया है, एक हाइब्रिड डिवाइस को बोल रहे हैं कि एक ऐसा डिवाइस लिया है जो किसका है, जिसके अंदर दोनों फीचर्स हैं। फीचर्स लैपटॉप के भी हैं, फीचर्स टैबलेट के भी हैं, लैपटॉप के भी फीचर्स हैं और टैबलेट के भी फीचर्स हैं, और इसी की वजह से हम उसको किसी भी कह सकते हैं किसी भी डिवाइस की कैटेगरी में उसको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे। तो नीदर फिश नॉर फाउल। फिश से ही आपको याद करना पड़ेगा डॉग, डॉग से याद करना पड़ेगा आपको धोबी घाट, और धोबी और कुत्ते का एक ही रिलेशन है क्या, जो कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का, तो उसी से रिलेटेड आपको याद करना पड़ेगा इसको। इसी के साथ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द फिफ्थ इडियम which says never never land। अब जो लैंड जो कभी होना ही नहीं है, यहाँ पे 2 बार नेवर लिखा है, एक बार लिखा रहता चलो ठीक है हो जाता, पर यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ऐसा लैंड जो बिल्कुल ही इमेजिनरी है, मतलब कुछ भी चीज जो बिल्कुल ही इमेजिनरी है, तो उसको बोलेंगे क्या, नेवर नेवर लैंड। ठीक है, इसी से रिलेटेड मुझे एक और चीज याद आ रही है जिसको हम बोलते हैं वाह वाह वूम। ये लोग आप मुझे सर्च करके बताओगे कि ये किस लिए यूज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वावा वो, मतलब वो इंसान जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, या फिर कह सकते हैं कि उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाती है आपको, सो दैट इज कॉल्ड वावा वूम। बोलने में अच्छा लगता है नेवर नेवर लैंड वावा वूम, तो इस वजह से मुझे याद आ गया, ठीक है। वी कैन से दैट इफ ही थिंक्स दैट ही कैन बाय, ऑडी लिख लेते हैं, ऑडी कार with his salary, then he is living on a never never land, never never land। तो कोई ऐसी चीज जो सच में बिल्कुल ही इमेजिनरी हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, नेवर नेवर लैंड। मतलब कि जो चीज कभी होने ही नहीं वाली है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेवर नेवर लैंड। मतलब कि इमेजिनरी, 2 बार नेवर आ रहा है तो मतलब नेवर को आपको तवज्जो देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द सिक्स्थ इडियम, आई बिलीव, yes 6 it is, 9 days wonder। मतलब शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। कोई भी चीज जो बहुत थोड़े टाइम के लिए हो तो उसको बोलते हैं क्या, 9 डेज वंडर। जो कि आपने सुना होगा कि 9 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वैसा वाला सीन है बिल्कुल इसका। 9 डेज वंडर मतलब 9 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात। तो इसके लिए हम सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हैं कैसे,
we can say that the viral video was 9 days wonder, captivating everyone. The viral video was 9 days wonder, captivating everyone. I forgot. Captivating everyone for a week. हाँ, कैप्टिवेटिंग एवरीवन फॉर अ वीक। तो मतलब आजकल तो ऐसा ज़माना है कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, दे ऑल पोज अ वीडियो सो दैट इट गेट्स ऑन माइंड फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद अनदर थिंग इज रिलीज, और फिर वो कुछ दिन के लिए चलती है। तो वही वायरल वीडियो है जो कि थोड़े दिन तक चलेगी, एंड आफ्टर दैट इट विल जस्ट गेट, वी कैन से, जो स्टॉर्म इसने रेस किया था दैट विल गेट स्लोड, एंड देन थिंग्स विल बी मूव्ड ऑन। तो वही लिखा है 9 days wonder। So viral video was 9 days wonder, captivating everyone for a week. आगे भी लिख सकते हैं कैसे, before being replaced by a by another one, by another video। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो कि यू कैन फ्रेम ऑन दिस कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के लिए आप कह सकते हो कि लॉटरी से रिलेटेड यू कैन फ्रेम कि लॉटरी के जो पैसे मिले थे कुछ दिन तक ही चलेंगे, जो कि 4 दिन की चांदनी हो गई, बट आफ्टर दैट, आफ्टर द completion of that money, या फिर आफ्टर expending all that money on something or the other, the family will have to face or will have to come to the regular routine of theirs। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी यू कैन फ्रेम द सेंटेंस, जो कि रहेगा आपका होमवर्क। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, we have the seventh idiom, which says neck or nothing। neck or nothing का मतलब हो गया taking great, सारे रिस्क अगर आप ले लेते हो तो उसको बोलेंगे क्या, नेक और नथिंग। मतलब आपने रिस्क ले लेने हैं, जितने भी आप ले सकते हो रिस्क। अब यहाँ पर नेक एंड नथिंग लिखा हुआ है, तो नेक जो है वो आप कह सकते हो कि इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है ये चीज देख लेना। तो याद करने का तरीका क्या है, या तो आप गर्दन लो वरना आप कुछ भी नहीं दोगे। ठीक है, या तो आप गर्दन दो, या तो आप गर्दन दो या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यू विल बी लर्निंग दिस सेंटेंस विच सेज नेक ऑन नथिंग। तो वी कैन से नेक ऑन नथिंग will invest all our money in this project and hope for its success। Obviously, जब आप सारी सारी अपनी जमा पूंजी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर लगा दे रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप होप ही करोगे कि वो अच्छी निकल के आए। ठीक है, फेलियर तो बिल्कुल उसका बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो नेक और नथिंग मतलब आपने सारे रिस्क ले लिए, क्यों, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग ऑल योर मनी। ठीक है, तो ऑल योर मनी का मतलब क्या हो गया, नेक और नथिंग। एक्चुअली तो मतलब ग्रेट रिस्क से हुआ, बट सिंस यू आर यूजिंग ऑल योर मनी, तो इस वजह से आई हैव प्लेस्ड नेक और नथिंग। Now moving on to the next idiom, we have the eighth idiom, which says new kid on block। ये तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि दिमाग में आ ही रहा है इसका मीनिंग। तो मतलब नया कोई इंसान है जो कि नए प्लेस पर आया है। तो न्यू पर्सन इन एनी पर्टिकुलर
प्लेस कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो किसी फील्ड में आया है, या फिर किसी एरिया के अंदर कोई नया इंसान जब एंट्री पा लेता है तो उसको बोलते हैं न्यू किड ऑन ब्लॉक, नया जमूरा जिसको बोलते हैं। तो लाइक दैट सॉर्ट आप कह सकते हो। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट as a as a new kid on block, she's getting to know her colleagues। ठीक है, तो नई इंसान है तो उस वजह से एज अ न्यू किड ऑन ब्लॉक शी इज गेटिंग टू नो हर कलीग्स, या फिर आप कह सकते हो शी इज अ new kid on block but she's already making waves in the industry। मतलब is a new kid on block, you're also a new kid on block। न्यू किड ऑन ब्लॉक का मतलब हो गया कोई भी नया इंसान जो अभी अभी रिसेंटली एक नई फील्ड के अंदर आया है, या फिर आप कह सकते हो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आया है, या फिर किसी भी जगह पर आया है। तो एज अ न्यू किड ऑन ब्लॉक मतलब कॉलेज वॉलेज के अंदर शी मस्ट बी अ न्यू किड, जिसकी वजह से शी इज स्टिल गेटिंग टू नो हर कलीग्स, या फिर हमने क्या कहा शी इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक बट शी इज ऑलरेडी मेकिंग वेव्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो वेव्स इन द इंडस्ट्री मतलब ऑलरेडी उसने जो है फेम जो है वो लेना शुरू कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम वी हैव द नाइन्थ वन which says nip in the bud। निप इन द बड का मतलब हो गया कोई चीज शुरू होने से पहले ही यू हैव स्टार्टेड टू, यू आर ट्राइंग टू स्टॉप इट। तो आप लिख सकते हो क्या, टू स्टॉप समथिंग इन द beginning itself। In order to stop something in the beginning only, we can say that the nip in the bud। तो इसको कह सकते हैं क्या, we need to nip this humor in the bud so as to prevent it from spreading। ऐसा करना भी चाहिए इससे पहले कि ह्यूमर्स आगे बढ़ के कुछ और बने, हमें उन्हें पहले ही रोक देना चाहिए। अभी जो रिसेंटली कहते हैं, अभी जो रिसेंटली ह्यूमर फैल रहा था अबाउट द डेथ ऑफ वी कैन से द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र सर, तो उसी से रिलेटेड द ह्यूमर्स वर going viral on the YouTube and the Facebook and we can say Instagram and every social media। तो उसी से रिलेटेड चीजें जो है वो फैल रही थी, दैट वाज अगेन अ ह्यूमर। तो उनको टाइम रहते रोक देना चाहिए, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ जाती हैं। या फिर हम कह सकते हैं द कंपनी nipped the project in the bud due to financial issues कह लो, या फिर कॉन्स्ट्रेंट्स कह लो, प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो निपिंग समथिंग इन द बड का मतलब हो गया शुरुआत में ही आपने जो है वो चीज़ों को रोक दिया है ताकि चीज़ें आगे जाकर या तो फैले नहीं, या फिर परेशानी थी तो इस वजह से रोकना पड़ा। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव नो डाइस। नो डाइस का मतलब होता है नो चांस, या तो नो चांस कह लो, zero probability, nil probability of getting, we can say nil probability।
प्रोबेबिलिटी इज योर टर्म, जहाँ यूज करना चाहते हो करो। इंग्लिश में क्योंकि यूज हो पा रहा है तो हम करेंगे क्योंकि ये आपका टर्म है। तो वी कैन से दैट आई asked for a raise but my boss said no dice। एक तो कंपनी के इश्यूज जो है वो खत्म नहीं होते, चाहे कंपनी कितना भी गेन कर ले, बट कंपनी के इश्यूज कभी खत्म नहीं होते जब जब एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने की बात आती है। तो बस उसी से रिलेटेड आई हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस जो कहता है क्या, आई आस्क्ड फॉर अ रेज बट माई बॉस सेड नो डाइस, मतलब कोई चांस नहीं है अभी तुम्हारी सैलरी बढ़ाने का, तुमने अच्छे से काम नहीं किया है तो इस वजह से नहीं बढ़ाएंगे, ऊपर से कंपनी अभी इतने सारे फाइनेंशियल लॉसेस फेस कर रही है तो कैसे बढ़ा दे तुम्हारी सैलरी। ये बॉस ने रीजन दे दिया होगा मे बी। या फिर आप कह सकते हो, या फिर इसी से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेम सेंटेंसेस बन सकते हैं कि विदाउट स्टडिंग देर इज जीरो चांस ऑफ गेटिंग इनटू द एग्जामिनेशन और बीइंग सेलेक्टेड और गेटिंग द पोस्ट ऑफ आईएएस और आईईएस। या फिर आप कह सकते हो हाँ कि सोल्ड आउट टिकट्स को मिल जाना किसी भी कॉन्सर्ट के, देर आर अगेन नो डाइस। तो विद दैट यू कैन फ्रेम अगेन 2-3 sentences of which I have given a hint. So, 2 sentences you can frame on this. And this was all for today. Thank you. Do subscribe to our channel and keep watching our videos.